मॉर्निंग साथियों, कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो प्रेमाश्री काव्य धारा है उस प्रेमाश्री काव्य धारा के जो मलिक मोहम्मद जायसी है उसके बारे में अध्ययन किया था। और आज इस क्लास के अंदर हम प्रेमाश्री जो काव्य धारा है उसके जो अन्य कवि है उनके बारे में देखेंगे। तो मैं BL लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है। कंटिन्यू आप मेरे चैनल से जुड़े रहे, अच्छे से अध्ययन करते रहे। फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर वो सारा कोर्स अच्छे से करवा दिया गया है। इसके अलावा RPC ने कुछ टॉपिक चेंज किए, वो भी मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। इसकी जो PDF फाइल है वो मैं टेलीग्राम पे सेंड करता हूं, तो वो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी टाइम BL लूणा के नाम से टेलीग्राम है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, जब भी हम क्लास की शुरुआत करते हैं तो पहले दिन हमने क्या पढ़ा उसके क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। फिर हम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक तो इनका एक साथ हम रिवीजन कर लेंगे। तो देखिए, सूफी जो काव्य धारा है उसके जो अन्य कवि है, तो आज का जो हमारा कल वाले टॉपिक से जो पहला क्वेश्चन है वो है पद्मावत रचना के रचनाकार है। कल ही हमने अच्छे से पढ़ा है। पद्मावत रचना में अलाउद्दीन खिलजी को किसका प्रतीक माना गया है? आखिरी कलाम रचना में किसका वर्णन है? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? पद्मावत के किस भाग को कल्पना प्रसूत माना गया? यानी इसके दो भाग थे, एक था पूर्वार्ध और एक था उत्तरार्ध। तो किस भाग को कल्पना प्रसूत माना गया है? तो इन 5 क्वेश्चनों के जवाब है आपको कमेंट में देने हैं। जितने के भी जवाब आपको आ रहे हैं उनके जवाब आप कमेंट में जरूर दिया करें। आगे देखो, अब देखिए अन्य कवियों से संबंधित जो वर्णन, तो मलिक मोहम्मद जो जायसी है, हमारे मलिक मोहम्मद जायसी, वो हमारे जो प्रेमाश्री काव्य धारा है, प्रेमाश्री काव्य धारा, उस प्रेमाश्री काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है, प्रतिनिधि कवि। तो उसका वर्णन हमने अच्छे से देख लिया। जितने एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से देखे। अब कुछ कवि ऐसे हैं जिनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते। ये जो प्रेमाश्री काव्य धारा है इसके अंदर ज्यादा कवि नहीं है। आज और कल वाली क्लास के अंदर ये टॉपिक वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो पहला जो नाम आता है वो है असाहित। इसकी जो रचना है वो है हंसावली, यानी जो हंसावली रचना है उसके लेखक है असाहित। 1370 ईस्वी में रचित रचना है। भाषा की बात करें तो हंसावली उसकी भाषा है वो राजस्थानी है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हंसावली है इसकी भाषा राजस्थानी, बाकी ज्यादातर जो सूफी काव्य है, प्रेमाश्री जो काव्य है वो अवधी भाषा में लिखे गए। कौन सी भाषा में लिखे गए? अवधी भाषा में। बाकी जैसे अलग अलग है तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना। आप सोच ले प्रेमाश्री काव्य धारा नाम आए तो भाषा अवधी होगी या फारसी होगी, परंतु असाहित है उसकी रचना हंसावली है 1370 ईस्वी में, जिसकी भाषा राजस्थानी है। डॉक्टर नगेंद्र ने असाहित को प्रथम सूफी कवि माना है। मोस्ट है, कई बार पूछा जा चुका है। यानी डॉक्टर नगेंद्र ने जो प्रथम सूफी कवि किसे माना है तो वो है असाहित। इस असाहित को वो क्या मानते हैं कि ये सूफी जो साहित्य था उसका प्रथम कवि था। आगे देखो, आगे हमारा 2 नंबर का जो कवि है वो है मुल्ला दाऊद। अब मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन या चांदायन, यानी कहीं पे चांदायन लिखा होता है कहीं पे चंदायन लिखा होता है, दोनों रचनाएं एक ही है। 1379 ईस्वी में रचित रचना है। इसका एक नाम और भी है लोरकाहा। लोरकाहा, इसको लोरकाहा भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो नायक है वो लोरिक है। लोरिक या लोर, इस प्रकार ध्यान रखना। तो मुल्ला दाऊद है उसकी रचना क्या है? चंदाइन या चांदाइन, जो 1379 ईस्वी में रचित है। आगे देखो, आगे इसकी भाषा की बात करें, यानी जो मुल्ला दाऊद की रचना चंदाइन है उसकी भाषा है वो अवधी भाषा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। मोस्ट है, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रथम सूफी काव्य किसको मानते हैं? चंदाइन जो रचना है मुल्ला दाऊद की। इसका नायक लोरिक या लोर है। माता प्रसाद गुप्त ने चंदाइन को लोरकाहा कहा, ये भी मोस्ट लाइन है। यानी जो माता प्रसाद गुप्त है उन्होंने इसको नाम चंदाइन को लोरकाहा कहा है।
चंदाइन में 5 अर्धालियों के पश्चात एक दोहे की व्यवस्था, जिस प्रकार हमने पद्मावत के बारे में पढ़ा है। पद्मावत पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, उसमें क्या था, 7 अर्धालियों के बाद में एक दोहे की व्यवस्था थी। याद रखना, ये पूछे गए क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, वो आपसे निम्न में से असत्य है तो उसमें से वो लाइन सीधी देगा। जैसे मान लीजिए चंदाइन में 5 अर्धालियों के पश्चात एक दोहे की व्यवस्था है, चंदाइन में 7 अर्धालियों के पश्चात एक दोहे की व्यवस्था है, चंदाइन में 2 अर्धालियों के पश्चात एक दोहे की व्यवस्था, इस प्रकार करके वो पूछता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी चंदाइन है, उस रचना के अंदर क्या है, 5 अर्धालियों के पश्चात एक दोहे की व्यवस्था, 5 अर्धालियां आएगी, फिर एक दो आएगा, फिर 5 अर्धालियां आएगी, एक दो आएगा। बाकी पद्मावत है, अब ये आपको 7 और 5 यानी दो आ तो दोनों में एक एक ही। अब ये 7 और 5 इसमें जो कंफ्यूजन होता है, तो आप देख लीजिए कि जो चंदाइन है, चंदाइन में 1 2 3 4 है, यानी 4 शब्द आ रहे। पद्मावत में 1 2 3 4 5 शब्द आ रहे, तो इसमें 4 है, इसमें 5 इसमें ज्यादा है, तो हमारे कौन सा 5 और 7 वाला कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा है तो ये पद्मावत है और लंबा शब्द है तो इसमें 7 कर दीजिए, वो चंदाइन है वो छोटा शब्द है तो इसके अंदर 5 कर दीजिए। समझ में आ गया? आगे देखो, आगे हमारा 3 नंबर का जो कवि है वो ईश्वरदास, और इसकी रचना सत्यवती कथा जो 1501 ईस्वी में रचित रचना है। भाषा इसकी अवधी है। आचार्य शुक्ल इसे अवधि की प्रथम रचना मानते हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जो ईश्वरदास द्वारा रचित सत्यवती कथा है वो अवधि की प्रथम रचना है। ठीक है, अवधि की प्रथम रचना सूफी काव्य की नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना आपको। ठीक है, ये अवधि की यानी अवधि भाषा में लिखी गई प्रथम जो रचना है वो कौन सी है, सत्यवती कथा है, जो ईश्वरदास की है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। नायक इसका ऋतुपर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम सूफी काव्य कहा है। आप देख लीजिए, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वो इसको प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तो सत्यवती कथा को प्रथम सूफी काव्य मानते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो अवधि की प्रथम रचना मानते हैं। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग ध्यान रखना है। आगे देखो, 4 नंबर का हमारा जो कवि है वो है कुतुबन, इसकी रचना मृगावती जो 1503 ईस्वी में रचित रचना है। भाषा इसकी अवधि है। आचार्य शुक्ल इसे प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। अब देखिए, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है वो प्रथम सूफी काव्य तो किसको मानते हैं, मृगावती को मानते हैं, मृगावती को मानते, और जो सत्यवती कथा है उसको अवधि की प्रथम रचना मानते। तो ये कंफ्यूजन आपको एग्जाम में नहीं रखना है, अच्छे से यही पढ़कर जाना है इसको। यानी का मतलब जो मृगावती है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि प्रथम सूफी काव्य है, ये प्रथम सूफी काव्य है। बाकी अवधि की प्रथम रचना वो सत्यवती कथा है। तो दोनों अलग अलग आपको सेपरेट याद रखनी है। आगे देखिए, आगे हमारा 5 नंबर का जो कवि है वो है गणपति, इसकी रचना है माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला ये 1527 ईस्वी में रचित रचना है, और भाषा इसकी राजस्थानी, भाषा क्या है, राजस्थानी। अब देखिए, माधवानंद कामकंदला है वो 2 लेखक और है जिन्होंने भी रचना की है, एक कुशल लाभ है और एक आलम है। इनकी रचनाओं का नाम भी क्या है, माधवानल कामकंदला है, और इसकी रचना का नाम भी माधवानल कामकंदला। अब क्या है कि गणपति कवि हो गया हमारे सामने, कुशल लाभ हो गया और आलम हो गया, 3 हमारे सामने लेखक है जिनकी रचनाओं का नाम क्या है, माधवानल कामकंदला है। अब इसकी जो रचना की समय की बात करें तो गणपति कवि है उन्होंने 1527 ईस्वी में लिखा है, कुशल लाभ ने 1526-56 ईस्वी में लिखा है, और आलम ने 1584 ईस्वी में लिखा है। तो ये तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, इसको याद रखना है। यानी आपको पूछ ले सीधी गणपति कवि की रचना कौन सी, तो माधवानल कामकंदला, कुशल लाभ की पूछ ले तो माधवानल कामकंदला। अब इसका जो समय पूछे तो आपको ध्यान रखना, 1527 में ये, 1556 में ये, और 1584 में ये। अब इसके अलावा अन्य कवियों से संबंधित वर्णन कुछ कवि और रह गए हैं जो हम अगली क्लास के अंदर कर लेंगे। उसके बाद में हमारा जो प्रेमाश्री जो काव्य धारा है, प्रेमाश्री जो काव्य धारा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए। आप लाइक नहीं करते हो, जाते जाते लाइक जरूर किया करिए। ऐसी क्लासें बनाने में मेहनत लगती है, मैटर छांट के लेना पड़ता है, पूरी गाइड को अच्छे से पढ़ना होता है, कहां कहां से कौन सा मैटर है वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अच्छा रहेगा वो मैटर यहाँ पर लेकर आते हैं। तो इसको लाइक जरूर किया करें। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन होता है तो भी आप निसंकोच कमेंट कर सकते हो।
इसके अलावा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।